हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस। तो ये इकोनॉमिक्स का रिवीजन लेक्चर सीरीज़ है। इसमें हमने इकोनॉमिक्स को कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर लिया है और जिसको हम लोग फॉलो करेंगे इकोनॉमिक्स को पूरा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रिवाइज करने के लिए। तो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम। यूनिट 2 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 3 में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में। यूनिट 4 में इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही रहता है। और यूनिट 5 है टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंस। यूनिट 6 प्लानिंग। यूनिट 7 मनी एंड बैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन हर साल आते हैं। यूनिट 8 फाइनेंस मार्केट, इसमें यूपीएससी अभी ज़्यादा डीप नहीं गया है लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 9 एग्रीकल्चर। यूनिट 10 लैंड रिफॉर्म्स। यूनिट 11 इरिगेशन। यूनिट 12 इंडस्ट्रीज़। यूनिट 13 फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसमें इसको पढ़ेंगे। यूनिट 14 सर्विस सेक्टर, इससे क्वेश्चन आता है। यूनिट 15 इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिट 16 बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 17 फॉरेक्स। यूनिट 18 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, WTO, IMF। और यूनिट 19 इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसमें इस रिवीजन सेक्शन में इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्सेज के बारे, हाउ टू यूज़ रिसोर्सेस, रिसोर्स को यूज़ करके हम प्रोडक्शन कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कंजप्शन कैसे करें। इट स्टडी द न्यू इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट, नेशंस मेक चॉइसेस ऑन एलोकेटिंग द रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स and trying to determine how this group should be organized and coordinate effort to achieve the maximum output. इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका यूज़ करके अनलिमिटेड जो ह्यूमन वांट्स है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, उसको कैसे फुलफिल करें। और इकोनॉमिक्स को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, इसमें एक सेक्टर, होल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग फोकस मेनली करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर और बिजनेसेस पे। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है मार्केट में, वो हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो मीन्स स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, जिसमें हम लोग फोकस करते पढ़ते हैं एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, एक बिजनेस ओनर कैसे बिहेव करता है। और मैक्रो में एग्रीगेट इकोनॉमिक पढ़ते हैं हम लोग, पूरा होल ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, इंडियन इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ते हैं हम लोग। और वही टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, जनरली इसमें कितना टाइप दिया हुआ है, 3 टाइप्स। जैसे कि फर्स्ट टाइप है मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी सबको पता है, मार्केट इकॉनमी मतलब जहाँ पे जो इकोनॉमिक्स रूल्स है वो डिसाइड होंगे मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। इकोनॉमिक सिस्टम विच प्रोडक्शन एंड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन बिटवीन प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, जहाँ डिमांड और सप्लाई जो डिसाइड करेंगे इकोनॉमिक्स रूल्स रेगुलेशन, यहाँ गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है नॉन मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी का जस्ट अपोजिट, जहाँ डिमांड और सप्लाई मेजर फैक्टर नहीं होते, मेजर फैक्टर होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट क्या रूल्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन बना रहे हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये आता है नॉन मार्केट इकॉनमी में। थर्ड है, दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आता है वो है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी मतलब इकोनॉमिक सिस्टम वेयर प्राइवेटली प्रॉपर्टी अलाउ अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम to use the capital but allow for government to interfere in economic activity। मीन्स जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मार्केट जो फोर्सेस है वो भी मतलब अपना इम्पैक्ट देगी और गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करेगी। यहाँ ना तो फुल फ्रीडम होगा
कि कोई गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं, सारा जो डिसीजन है इकोनॉमिक वो मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ना ही गवर्नमेंट पूरी तरह से इकोनॉमी को रेगुलेट करेगी, जबकि दोनों का कंबाइन होगा। थोड़ा बहुत सप्लाई और डिमांड पे छोड़ दिया जाएगा और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी इंटरवेन करेगी। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बेसिक और इकोनॉमिक समझाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी इसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इकोनॉमिक कैसे वर्क करता है, मनी और मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और रिसोर्स का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसको बताया जाता है। ये स्मॉल लेवल पे इकोनॉमी को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं दो सेक्टर लिया गया है, एक यहाँ पे है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है बिजनेस सेक्टर। इसमें हाउस होल्ड बिजनेस को क्या प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा कैपिटल, लेबर, लैंड, इंटरप्राइजेस। और इसके एक्सचेंज में बिजनेस क्या ऑफर करेगा हाउस होल्ड को? वो कैपिटल को वो रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, लैंड को, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे कैपिटल को वो इंटरेस्ट देगा, लेबर को बिजनेस सेक्टर वेजेस देगा और लैंड को रेंट देगा, और जो एंटरप्राइज है उसको प्रॉफिट देगा। यहाँ एक्सचेंज हो रहा है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस सेक्टर को? कैपिटल, लेबर, लैंड, एंटरप्राइजेस। और बिजनेस सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड को? इसके एक्सचेंज में कैपिटल को वो इंटरेस्ट दे रहा है, लेबर को वेजेस दे रहा है, लैंड को रेंट दे रहा है, इंटरप्राइज को प्रॉफिट दे रहा है। तो रिसोर्स यहाँ एक्सचेंज हो गया। तो जो वेजेस, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट जो हाउस होल्ड के पास आया, जो रिसोर्स आया, उसको इन मनी फॉर्म में फिर से वो परचेज वो देगा बिजनेस को। क्यों देगा? क्योंकि उसको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है। तो फिर से रिसोर्स कहाँ चल गया? बिजनेस सेक्टर पास। फिर बिजनेस सेक्टर इसी रिसोर्स को कहाँ यूज़ करेगा? हाउस होल्ड को देने के लिए वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। तो यहाँ रिसोर्सेज सर्कुलरली फ्लो कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। तो बेसिक इकोनॉमी में यही होता है, हम लोग रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे का नीड को फुलफिल करने के लिए, और जिसमें जो मनी है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो पहले ही बताएं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स है रिसोर्स मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स जस्ट नथिंग बट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास जनरली 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और नीड को पूरा करे। वो तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली क्या अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हम लोग उन रिसोर्सेज का क्या प्रोड्यूस करें, किन लोगों का नीड्स को फुलफिल करें और किन लोगों का छोड़ दें। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्नोलॉजी, किस मेथड को यूज़ करके हम लोग जो ह्यूमन वांट्स और नीड्स को पूरा करें, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे करें, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर करिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, अपर क्लास के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करें। ये जो 3 प्रॉब्लम्स है, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करें। तो जैसा कि बताएं व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज़। पहला क्वेश्चन, इकोनॉमी मस्ट डिसाइड सिलेक्शन ऑफ गुड प्रोड्यूस, कौन सा गुड प्रोड्यूस करें और जैसे कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। जो पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी बताएं किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कौन सा मेथड का यूज़ करके बेस्ट और मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज गुड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है थर्ड, होम फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर, अपर क्लास, लोअर क्लास, पुअर पीपल, रिच पीपल, किन के लिए हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करें। ये जो बेसिक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये भी बेसिक ऑफ इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिमांड एक्चुअली होता क्या है? डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय। जो एक कंज्यूमर किसी चीज़ को चाहता है वो खरीदे और वो कैपेबल है उस चीज़ को खरीदने के लिए,
तो उसको वह डिमांड करता है। तो डिमांड यही है, हम लोग हम लोग को मतलब किसी प्रोडक्ट को चाहिए तो हम लोग का जो वांट है और जो कैपेबिलिटी है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वही उस प्रोडक्ट का डिमांड को डिसाइड करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ते हैं प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। तो इसमें बेसिक हम लोग को जानना है ये कि अगर प्राइस बढ़ेगा, किसी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड हम लोग करेंगे वो कम करेंगे। ये तो बेसिक है। अगर मान लीजिए हम लोग बासमती राइस खरीदते हैं, अगर बासमती राइस का प्राइस बढ़ गया तो उसका जो ऑब्वियस है उसका जो डिमांड है जो हम लोग करेंगे वो कम करेंगे, क्योंकि क्यों कम करेंगे? क्योंकि वो कॉस्टली हो गया, अफोर्ड करना मुश्किल है। और इसका नेक्स्ट अपोजिट, अगर अगर बासमती राइस का प्राइस एकदम लो हो जाए तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी अफोर्ड कर पाएंगे। तो जो इन्वर्स रिलेशनशिप है ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, यही है लॉ ऑफ डिमांड। दोनों का रिलेशन क्या है? दोनों का इन्वर्स है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो क्या डिमांड को डिटरमाइन करता है? फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स, जिसको सब्स्टिट्यूट्स गुड्स भी कहते हैं। अगर हम लोग सोप खरीद रहे हैं, किसी एक ब्रांड का सोप महंगा हो गया तो ऑब्वियस हम लोग दूसरे ब्रांड के सोप में शिफ्ट करेंगे जो सस्ता होगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन रिलेशन विद द चेंजेस इन प्राइस। अगर प्राइस के चेंज होने में जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है उसमें तुरंत चेंज आता है तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ एग का प्राइस अचानक 20 रुपये पर पीस हो जाए तो ऑब्वियस है इसका डिमांड लो हो जाएगा। बहुत लोग इसको मतलब कंज्यूम करना बंद कर देंगे। तो जो एग है वो इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज होने से तुरंत इसके डिमांड में चेंज आया। अगर नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे कि साल्ट है, नमक। सपोज़ इसका भी कुछ प्राइस में चेंजेस आया, थोड़ा प्राइस इसका बढ़ गया, लेकिन जो कंजप्शन है वो क्या रुकेगा? वो क्या कम होगा? वो तो कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि ये तो बेसिक नीड है। इसका थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड फिर भी सेम रहेगा। लोग तो बिना साल्ट कंज्यूम किए नहीं रह पाएंगे। तो प्राइस के चेंज होने से बहुत ही कम फ़र्क आएगा या फ़र्क नहीं आएगा उसके साल्ट के डिमांड पे। तो ये जो साल्ट है वो इन इलास्टिक हो गया। तो ये तो हो गया इसका एग्जांपल। और इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है, परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट है कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जीरो इलास्टिक, उसके प्राइस पे कुछ भी मतलब चेंज आ जाए उसके डिमांड सेम ही रहता है या बहुत ही कम चेंज आता है। ऐसे एग्जांपल, कोई बहुत ही नेसेसरी मेडिसिन है और उसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया तो उसका डिमांड पे चेंज तो नहीं आएगा। नेसेसरी है तो अपना लाइफ को बचाने के लिए, अपना हेल्थ को बेहतर करने के लिए लोग फिर भी कंज्यूम करेंगे, तो उसके प्राइस के चेंज होने पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा डिमांड पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो इलास्टिक ऑफ डिमांड। ज़ीरो फ़र्क पड़ा उसके डिमांड पे। क्यों? क्योंकि बहुत ही नेसेसरी गुड्स हैं, बहुत ही नेसेसरी मेडिसिन है, उसका यूज़ किए बिना हम लोग के हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस टाइम हम लोग उसके प्राइस में चेंजेस को नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम करना है, अपने हेल्थ को बेटर करना है। तो वो जो प्रोडक्ट है मेडिसिन, वो हो गया ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो कुछ कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये क्या होता है? ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है टी एंड कॉफ़ी। अगर हम लोग किसी ऐसे लोकेशन पर जाते हैं यहाँ पे टी नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कंज्यूम कर सकते हैं उसके अल्टरनेटिव पे? कॉफ़ी।
टी अवेलेबल नहीं है तो कॉफ़ी कंज्यूम कर लेंगे, कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो टी कंज्यूम कर लेंगे। तो उस प्रोडक्ट का एज अ सब्स्टिट्यूट काम करता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। इसका अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले तो जैसे कि टूथपेस्ट मान लीजिए, किसी एक पर्सन को एक ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ करने का आदत है, लेकिन हो सकता है वो कुछ ही ऐसे लोकेशन पर जाए वहाँ उस ब्रांड का टूथपेस्ट अवेलेबल ना हो। तो टूथपेस्ट का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? जो लोकल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि दंत मंजन, दत्तून या फिर किसी और ब्रांड का टूथपेस्ट जो उसके बाद सब्स्टिट्यूट एज अ काम करे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी एक प्रोडक्ट को एज ए कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। जैसे कि टी, अगर चाय पत्ती ना हो तो चीनी का यूज़ करके हम लोग चाय नहीं बना सकते, और अगर चीनी हमारे पास हो, चाय पत्ती ना हो, तो भी चाय नहीं बन सकता। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये दोनों का होना ज़रूरी है, तभी हम उन लोग को फाइनल प्रोडक्ट जो चाहिए वो मिलेगा। एक और एग्जांपल इसका ले लें कि जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है, लेकिन कीबोर्ड और माउस अवेलेबल नहीं है, तो भी क्या हुआ, हम लोग इस कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कीबोर्ड और माउस है वो कंप्यूटर का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके बिना कंप्यूटर का अच्छा से यूज़ नहीं हो पाएगा। तो वैसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको फाइनल यूज़ करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है नॉर्मल गुड्स। ये जो जनरल गुड्स हर जगह अवेलेबल होते हैं वो है, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका डिमांड जनरली इंक्रीज़ होता है। जब उनका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, और डिमांड उनका कम हो जाएगा जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। वही लॉ ऑफ डिमांड का जो एप्लीकेशन है। नेक्स्ट होता है इन्फीरियर गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका डिमांड फॉल होता है जब हम लोग का इनकम राइज होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका एग्जांपल, अगर हमारा इनकम बढ़ जाएगा, हम अच्छा खासा सैलरी अगर आने लगेगा, तो हम जो नॉर्मल ब्रांड्स ऑफ फ़ोन होते हैं जैसे कि Xiaomi हो गया, Realme हो गया, ये सब का फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहते। अब जबकि हम लोग चाहते हैं कि इनकम ज़्यादा है तो हम लोग अच्छे ब्रांड का फ़ोन यूज़ करें, जैसे कि एप्पल, सैमसंग का एस सीरीज़। तो ये इन्फीरियर गुड्स इसे कहते हैं, जिनका डिमांड है जो है कम होने लगता है जब हम लोग का इनकम इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है गिफन गुड्स या जिफिन गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्राइस में चेंजेस होने से उनका डिमांड पे इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। पीपल कंज्यूम मोर व्हेन द प्राइस राइज, या पीपल कंज्यूम द सेम व्हेन द प्राइस राइज। फॉर एग्जांपल पोटैटो का कोई अच्छा अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ऐसा चांस है कि अगर पोटैटो का जो जनरल प्राइस है वो इंक्रीज़ होता है तो फिर भी हम लोग पोटैटो को ख़रीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है नहीं। बहुत ही ये बेसिक वेजिटेबल है जो हर इंडियन घर में यूज़ होता है, तो इसका अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो इसका कुछ प्राइस राइज भी हो जाए तो भी बहुत ऐसा चांस है कि हम लोग उस गुड्स को फिर भी खरीदेंगे। नेक्स्ट है वेबलेन गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका अगर प्राइस इंक्रीज़ हो तो हम लोग उसको और ख़रीदना चाहते हैं। उनका जो प्राइस इंक्रीज़ है ना, वो हमें और अट्रैक्ट करता है प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल ही अपोजिट, अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले कुछ आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, अगर उसका जितना प्राइस इंक्रीज़ होगा ना, वो मतलब लोगों के बीच उतना ही वैल्यूबल हो जाता है। और जैसे कि कोई कार्स, ब्रांडेड कार, जो जितना महंगा कार है वो उनको ख़रीदने के लिए उतना वांट है, उतना लोग ड्रीम देखते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली कार है तो बहुत अच्छा कार है तो हमें और ख़रीदना चाहिए, ख़रीदने का मन है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। यहाँ पर उसका प्राइस बढ़ने पे हम लोग उसको और ख़रीदना चाहते हैं, ना कि उसका प्राइस बढ़ने पे उसका ख़रीदना नहीं चाहते। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई। तो नेक्स्ट सप्लाई है।
तो सप्लाई क्या है? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन प्राइस। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वो गिवन प्राइस पे अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है और कैपेबल है सेल करने के लिए, तो उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे। और ये है नेक्स्ट लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स विल आल्सो इंक्रीज। ये तो बेसिक है, कॉमन सेंस। अगर हम खुद को एज अ प्रोडक्शन यूनिट सपोज करें, तो अगर मेरा प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियस है हम प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कम मिलेगा, तो ऑब्वियस है हम राइट प्राइस का वेट करेंगे कि प्राइस बढ़ जाए तब सेल करेंगे। तो ये है बेसिक लॉ ऑफ सप्लाई। एक कर्व, एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम होता है डिमांड एंड सप्लाई का, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व, और यहाँ दोनों जो मैच कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा प्राइस रेट जहाँ पे कंज्यूमर रेडी टू बाय अ प्रोडक्ट है, वो उस प्रोडक्ट को इस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, और वहीं उसी प्राइस पे सप्लायर जो है वो उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए भी रेडी है। जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों मैच कर रहा है, दोनों आके मिल रहा है, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इनविजिबल हैंड्स। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक थ्योरी है गिवन बाय फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। वो अपने बुक में थ्योरी ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, ये फेमस बुक है उनका, उसमें उन्होंने इनविजिबल हैंड्स की बात की थी। तो ये इनविजिबल हैंड्स का जो उन्होंने बात किया था वो एक्चुअली है क्या? वो एक्चुअली उनको एक्सप्लेन करते कि ये अनसीन मार्केट फोर्सेस है। तो वो कौन सा मार्केट फोर्स है? वो मार्केट फोर्स है आपका जो डिमांड और सप्लाई है। उनका कहना था जो मार्केट है उसका बेस्ट डिसीजन कौन लेगा? जो नेचुरल मार्केट फोर्स है, डिमांड और सप्लाई, उसी पे छोड़ देना चाहिए। जो मार्केट रेगुलेशन है, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जो डिमांड और सप्लाई है खुद एक नेचुरली इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे सही प्राइस रेट होगा, जहाँ बोथ कंज्यूमर और सप्लायर दोनों विलिंग और सेल करने के लिए रेडी हैं। तो इस कंसेप्ट को वो बहुत ही फेमसली बोलते हैं लेसेस फेयर। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लीव अलोन। जो इकोनॉमी है उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जो जो मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई है वो सेल्फ सफिशिएंट है एक गुड्स को सही प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा तो ये मार्केट फोर्सेस डिस्टर्ब होंगे और इकोनॉमी अपने फुल एफिशिएंट लेवल पे नहीं रन करेगा। तो वो आर्ग्यू करते हैं कि मतलब मार्केट को इनविजिबल हैंड्स जो कि डिमांड और सप्लाई है उन पे छोड़ देना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। इकोनॉमी बिना गवर्नमेंट के अकेले बहुत ही बेटर और एफिशिएंट वे में फंक्शन करेंगी। ये इनका आर्ग्यूमेंट था एडम स्मिथ का। तो नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं, ये भी एक थ्योरी है जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट जेएम किन्स ने दिया था। इसको हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एक कॉमन एजम्पशन है कि हम लोग जितना सेव करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस सेविंग को फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट थे जेएम किन्स, उनका कहना था अगर सब लोग सेव करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर कम होगा तो हम लोग जो डिमांड ऑफ गुड्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर मार्केट में डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीज़ हो गए तो उसका सप्लाई भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जेएम किन्स का कहना था कि
जो कॉमन अजम्पशंस है कि सेविंग हमारे लिए अच्छा होता है, वो हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा हो क्योंकि हम लोग उसको फ्यूचर के लिए यूज़ करें, लेकिन वो ओवरऑल इकोनॉमी है उसके लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा क्यों नहीं है? ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा इसलिए नहीं है, अगर हम लोग सेव ज़्यादा करेंगे तो एक्सपेंड कम करेंगे, एक्सपेंड कम करेंगे तो डिमांड कम होगा, फिर प्रोडक्शन घट जाएगा, पूरा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनका कहना था कि हमें सेविंग और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना चाहिए। एक्सपेंडिचर करने से इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, एक्सपेंडिचर करने से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा तो इकोनॉमी उतना अच्छा ग्रोथ करेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो नेशनल इनकम का बेसिक डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, एग्रीगेट फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन एन अकाउंटिंग ईयर है, इट इज़ द टोटल फैक्टर ऑफ इनकम सच एज वेजेस, सैलरी, रेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस ऑफ अ नेशन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये कि अगर एक हाउस होल्ड सेक्टर है, वो बिजनेस या फर्म को अपना रिसोर्सेज देता है। रिसोर्स वो क्या होता है? लेबर होता है, कैपिटल होता है, लैंड होता है, इंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो हाउस होल्ड अपना लेबर दिया, कैपिटल दिया, लैंड दिया, इंटरप्राइजेस दिया, तो इसके एक्सचेंज में जो उसको मिला, उसके एक्सचेंज में जो हाउस होल्ड सेक्टर का क्या मिला था, इसके एक्सचेंज में लेबर को मिलता है वेजेस, यहाँ दिया होगा, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, लैंड को मिलता है रेंट, और इंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो जो 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 उसको मिला, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मॉनेटरी फॉर्म में, तो उसी को हम लोग को बोलते हैं नेशनल इनकम। जो जो इनकम हुआ सबको जोड़ने के बाद जो एग्रीगेट फैक्टर इनकम हुआ उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। इसका जो एक डिफिनेशन है जो यूपीएससी पूछा था वो ये था, नेशनल इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम में मॉनेटरी वैल्यू है, नेशनल इनकम मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एज अ नॉर्मल रेसिडेंट के फॉर्म में इन अ कंट्री विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड, ये है नेशनल इनकम। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पैरेलेंस, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट विच इज़ डिफाइंड ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अकाउंटिंग ईयर। तो फ्लो और स्टॉक ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ बेसिक जान लेते हैं फ्लो, जिसको हम लोग एक पीरियड ऑफ टाइम के रेगुलर मेज़र करते रहते हैं, जैसे कि मंथली बेसिस पे मेज़र कर रहे हैं, ईयरली बेसिस पे मेज़र कर रहे हैं, ये फ्लो हो गया। और एक स्टॉक होता है, स्टॉक हम लोग बहुत ही कम या एक ही बार इसको मेज़र करते हैं ओवरऑल इन अ ईयर और इन अ मंथ। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, जो फ्लो कंसेप्ट है वो पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है, ऐसे मंथली बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। और जो स्टॉक कंसेप्ट है, स्टॉक स्टॉक को हम लोग एक स्पेसिफिक डेट पे या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं। जैसे कि ऐसे कि हम लोग को मान लीजिए बजट बनाना है किसी चीज़ का, तो बजट पे कुछ एक्सपेंडिचर होंगे, तो उस एक्सपेंडिचर का हम लोग मान लीजिए किसी एक टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे 30 मार्च तक क्या एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये स्पेसिफिक टाइम पे मेज़र कर रहे हैं, वो हो गया स्टॉक। तो एक यहाँ पे जो दिया हुआ है जो नेशनल इनकम है वो फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि ये पीरियोडिकली मेज़र होता है, ईयरली। नेशनल इनकम ऑफ 2024 और 2025, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ये एक वेरिएबल है एनडीपी का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग ऐड करते हैं डिप्रिसिएशन को, और यही हम लोग जो नेट वाला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें डिप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर देते हैं।
यहाँ पे एक और कंसेप्ट दिया हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग ऐड करते हैं एनएफआईए को, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जीडीपी में इसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं। इसका यहाँ पे एक अच्छा डेफिनेशन भी दिया गया है। जीडीपी क्या है? अ मेजर ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें हम लोग किसको ऐड नहीं करते? एनएफआईए को। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स फॉरेन टेरिटरी, जो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एनसीईआरटी का डेफिनेशन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए, इसको ये यूपीएससी यूज़ कर सकता है स्टेटमेंट को, जिसमें हम लोग बताया गया है वैल्यू ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एन इकॉनमी विद इन अ ईयर कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Thus, GDP is sum of total gross value added of all firms and economy. All firms and economy: primary sector, secondary sector, tertiary sector, agricultural sector, industry sector, and service sector. Okay, next है, यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड डिनोट कर रहा है कि हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है ओवरऑल इकोनॉमिक जीडीपी में। नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल इनकम एग्रीगेट। नेशनल इनकम एग्रीगेट आइदर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अभी एक और आया है बेसिक प्राइस, इसको बाद में पढ़ेंगे। और इसमें बेसिक जो डिफरेंस बता देते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में। तो फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे डिनोट करता है जो कॉस्ट हम लोग को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लगा, और मार्केट प्राइस इंडिकेट करता है कि फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दें प्लस एनआईटी को जोड़ दें। एनआईटी का मतलब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट मार्जिन या नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दे तो वो जाके बन जाता है मार्केट प्राइस। ये बेसिक डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस रेट से ग्रो हो रहा है वो इकोनॉमिक इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा क्या कहता है? जो ओवरऑल हम लोग का जो जीडीपी है, इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी है, अगर उसको एवरेज पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, जीडीपी बाय पॉपुलेशन जो भी कंट्री का हो, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा एवरेज इनकम पर पर्सन है वो निकल के आता है, जो हम लोग को दिखाता है जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इनकम। ओके, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम। इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो यूपीएससी पूछ सकता है, उसको ही बस देखेंगे हम लोग। जैसे कि फर्स्ट नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का अटेम्प्ट है वो किया था डॉक्टर दादा भाई नेहरू जी ने 1868 में। नेक्स्ट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड यूज़ किए थे डॉक्टर VKRV राव इन 1931। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट को किए थे PC महलन-नोबिस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, ये करंट अफेयर्स हम लोग इसको कवर कर लेंगे अगर न्यूज़ में होगा तो। नेक्स्ट ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्या क्या सेक्टर है? वही बेसिक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वैसे सेक्टर जो डायरेक्टली नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचर से हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें माइनिंग, क्वारीइंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट किए हुए रिसोर्सेज को किसी नए प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करते हैं, किसी नए फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि इसमें हम लोग नेचर से निकाले हुए रबर को यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बना दिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर, जो अदर इकोनॉमिक सेक्टर हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है।
ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज, ये आते हैं सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है और जिसको हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी से भी जानते हैं। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी कहते किसको है, इसको समझने से पहले एक चीज़ याद रखना है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो नेशनल बाउंड्रीज से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नेशनल बाउंड्री है वो हमेशा नेशन तक ही लिमिट होता है, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक बाउंड्री है वो नेशन तक लिमिट नहीं होता। इकोनॉमिक बाउंड्री नेशन तक लिमिट नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक बाउंड्री बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा इकोनॉमिक बाउंड्री फॉरेन लैंड में भी सिचुएटेड होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल इंडियन एम्बेसी जो यूनाइटेड स्टेट्स में सिचुएटेड है वो पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का, ठीक है। इसके बावजूद कि वो इंडियन लैंड में सिचुएटेड नहीं है, फॉरेन लैंड में है, वो पार्ट होगा इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का। इसके अपोजिट जो यूएसए का एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, वो पार्ट है यूएसए इकोनॉमिक टेरिटरी का, ठीक है। वो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ये बात को याद रखना है। इकोनॉमिक टेरिटरी में और भी कुछ और चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसका ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी आल्सो कंसिस्ट द फॉलोइंग विच इंक्लूड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अगर अपना नेशन कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करता है फॉरेन लैंड में तो वो पार्ट होगा नेशनल इकोनॉमिक बाउंड्री का, ठीक है। इसका एग्जांपल रशिया, ठीक है। यूक्रेन में अभी कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट किया है यूक्रेन का लैंड में, तो वो पार्ट हो गया है रशियन इकोनॉमिक टेरिटरी का, ठीक है। पॉलिटिकली ऐसा होगा कि वो रशियन नेशन का पार्ट नहीं है लेकिन रशियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ रशिया ने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट किया है। और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, एम्बेसीज, इसका एग्जांपल बता ही दिए। नेक्स्ट है फिशिंग वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट operated by resident of country fall under domestic territory, even frequent foreign geographic political boundaries. Example, revenue and profits of Air India. अगर कोई एयरक्राफ्ट है, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, अगर कोई इंडियन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय इंडियन, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है वो सपोज हो रहा है यूएसए और फ्रांस के बीच, तो यहाँ देखा जाए तो वो इंडियन टेरिटरी पे अभी ऑपरेट नहीं कर रहा है करंटली उसका ऑपरेशन है यूएसए और फ्रांस के बीच, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वो एयरक्राफ्ट इंडियन है, तो वो उस एयरक्राफ्ट का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो ऑपरेट नहीं कर रहा है इंडियन टेरिटरी में, वो ऑपरेट कर रहा है यूएस फ्रांस में। लेकिन क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंट ओन करता है, इंडियन रेसिडेंट ये ऑपरेशन को रन कर रहा है, तो वो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन इकोनॉमिक टेरिटरी। ऐसे ही सेम एग्जांपल को हम लोग ले सकते हैं फिशिंग वेसल्स के कंटेक्स्ट में, शिप्स के कंटेक्स्ट में, जो ऑपरेट करता है फॉरेन लैंड में, लेकिन जो उसका ओनर होता है वो रेसिडेंट ऑफ कंट्री और वो डोमेस्टिक टेरिटरी के, इसीलिए डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है मार्केट प्राइस। इसको ब्रीफ में वहाँ बताए थे लेकिन यहाँ पर फिर से रिवाइज करते हैं। मार्केट प्राइस दैट कंज्यूमर पे द प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर के लिए मार्केट में जो प्राइस जिस प्रोडक्ट पे अवेलेबल है वो होता है मार्केट प्राइस। उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि उस मार्केट प्राइस में गवर्नमेंट टैक्स ऐड कर देते हैं, सब्सिडीज़ को माइनस कर दिया जाता है, तो जो फाइनली कंज्यूमर को मार्केट में जिस प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे ऑफर किया जाता है वो हो जाता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट नेक्स्ट है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इनकर्ड बाय फर्म। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट फर्म को बियर करना पड़ा वो हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट।
तो एक फर्म को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, जैसे हम बताए थे। एक फर्म को लेबर लगेगा, लेबर को सैलरी या वेजेस देना होगा। नेक्स्ट है फर्म को लैंड लगेगा, उसको रेंट देना होगा। नेक्स्ट है फर्म को क्या लगेगा, एंटरप्रेन्योर लगेगा, उसको प्रॉफिट देना होगा। कैपिटल लगेगा तो फर्म को उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो ये सब चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए जो भी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर एक फर्म करता है, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस एक्सपेंडिचर को फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में याद रखना है, फैक्टर कॉस्ट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, और एक ऐसा बहुत बार होता है कि उस मतलब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बूस्ट हो। फॉर एग्जांपल पीएलआई। ठीक है, तो उस सब्सिडीज़ को हम लोग फैक्टर कॉस्ट में मतलब इंक्लूड करते हैं। यहाँ लिखिए, सब्सिडीज़ रिसीव्ड आर इंक्लूडेड इन द फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज़ होता है। दिस आर डायरेक्ट इनपुट्स इनटू द प्रोडक्शन, इसलिए सब्सिडीज़ को हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग उसको देते हैं, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन सब्सिडीज़ को इंक्लूड करते हैं। सब्सिडीज़ हमारा डायरेक्ट बेनिफिट करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में, इसलिए सब्सिडीज़ को हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कैसे निकाला जाता है या डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जनरली एनआईटी के फॉर्म में होता है, जो उसको हम बताए थे एनआईटी। ठीक है, एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाता है मार्केट प्राइस। ठीक है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो हम लोग को मार्केट प्राइस में माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस को निकालना है फैक्टर कॉस्ट से तो ठीक है, इसमें हम लोग को प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन, या इसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये होता है क्या है, यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स विच आर इन यूज ड्यू टू वियर टीयर एक्सीडेंटल डैमेज एंड ऑब्सोलेंस। ठीक है, इसका मतलब डिप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाना, कम हो जाना या डिक्लाइन हो जाना। इसका रीज़न हो सकता है कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, वो अपडेटेड ना रहे, ओल्ड हो जाए, तो उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कम हो जाता है, डिप्रिशिएट हो जाता है। एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स। ठीक है, जैसे कि एप्पल स्मार्टफोन। ठीक है, एक साल हो जाने के बाद हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर या उसका वर्जन अप टू डेट ना हो। हर साल नए न्यू एप्पल फ़ोन्स लॉन्च होते हैं, तो जो पुराना एप्पल फ़ोन्स है उसका वैल्यू डिप्रिशिएट कर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी नया अपडेटेड वर्जन वाला फ़ोन आ चुका है, ओल्ड का वैल्यू कम हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट, जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो भी ओल्ड हो जाते हैं पुराने में, तो पुराना वाला का टाइम के साथ वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाता है। तो उस वैल्यू की जो डिक्लाइन है उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, टेम्पोरली रिसाइडिंग अब्रॉड, ठीक है, एंड फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट टेम्पोरली रिसाइडिंग इन इंडिया। इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग को इसको समझना होगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ इंडियंस, ठीक है, कुछ इंडियंस टेम्पोरली फॉरेन में रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ फॉरेन में वो रिसाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो पार्ट होंगे, कुछ ना कुछ वो इनकम अर्न करेंगे। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि वो वहाँ टेम्प्रोरी बेसिस पे हैं, तो वो इंडिया आते हैं, जो भी इन्होंने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अर्न किया, रिसोर्स या मनी को अर्न किया, उसको वो वापस इंडिया लाते हैं। ठीक है, तो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट जो फॉरेन में टेम्प्रोरली रिसाइड करने गए थे,
वहाँ उन्होंने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, वहाँ से उन्होंने रिसोर्सेस या मनी को अर्न किया, ठीक है, और वापस इंडिया में लाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड क्यों, क्योंकि अब्रॉड से इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट इनकम को अर्न करके इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी के अपोजिट, कुछ फॉरेनर्स, वो भी तो इंडिया में टेम्पोरली रिसाइड कर रहे होंगे, ठीक है, टेम्पोरली रिसाइड कर रहे होंगे, तो वो भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होंगे, उन्होंने भी कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेस या मनी को अर्न किया होगा, ठीक है, और वो इस रिसोर्स या मनी को लेके अपने वापस नेशनल लैंड में या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएंगे। तो इंडिया से कुछ रिसोर्स जो जिसे फॉरेन रेसिडेंट ने अर्न किया, उसको वो लेके अपने नेशन में जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया से कुछ रिसोर्स गया, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ पे हम लोग का जो रिसोर्सेस है या मनी है वो जा रहा है फॉरेन लैंड में, ठीक है। और इसके पहले देखे थे कुछ रिसोर्सेस और मनी इंडियन रेसिडेंट द्वारा फ्रॉम फॉरेन, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया में आता है, ठीक है। दोनों को डिफरेंस, दोनों ही के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट क्या हुआ, ठीक है, नेट क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड से हम लोग क्या अर्न किए, टू अब्रॉड, टू अब्रॉड में हम लोग का क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेस गया, ठीक है, एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंडिचर, क्या अर्न किए और क्या रिसोर्सेस हम लोग का गया, दोनों को माइनस करने के बाद क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ओवरऑल क्या स्टेटस है, क्या हम लोग बेनिफिट में हुए या लॉस हुआ, ठीक है। दस NFI है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। क्या दिया हुआ, इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो रिसोर्स हम लोग ने अर्न किया और जो रिसोर्स हाँ हम लोग ने फॉरेन लैंड को दिया, ठीक है। फ्रॉम से टू को माइनस करने के बाद क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे NNP वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। NNP इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एक और क्या है NDP, ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। निकालने का फॉर्मूला दोनों का देख लेते हैं, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसको हम लोग को निकालना है किससे, NDP से, ठीक, तो कैसे निकलेगा, यहाँ नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है, नेशनल से कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में, तो नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए NFIA को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम लोग को निकालना है NNP, ठीक है, निकालना किससे है, NDP से, नेट नेशनल प्रोडक्ट से हम लोग को निकालना है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से निकालना है नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको निकालने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस पर ऐड करेंगे NFIA, ठीक है। और इसी के अपोजिट अगर हम लोग को निकालना है NDP डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किससे निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट से, तो इसको निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे NFIA, ठीक है। यही ये बेसिक है, इतना अभी ऐसा तो नहीं दिखा गया कि यूपीएससी इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन शायद पूछ दे, इसलिए देख लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या दिया हुआ यहाँ पे, नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट वाइल कंप्यूटिंग व्हाट मैटर द रेसिडेंट स्टेटस नॉट सिटीजनशिप स्टेटस। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिटीजनशिप को उतना वैल्यू नहीं देते, हम लोग वैल्यू देते हैं किसको, रेसिडेंट स्टेटस को, इंडियन रेसिडेंट है या फॉरेन रेसिडेंट है। और ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली ऐसा इनकम है, ट्रांसफ़र पेमेंट अनअर्नड इनकम, ठीक है, अनअर्न जिसको हम लोग कमाए नहीं है, ठीक है, जो हम लोग को ऐसे ही मिला है,
हम लोग इस इनकम को पाने के लिए कुछ भी अपना रिसोर्स यूज़ नहीं किए, ना ही कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी को दिए, किसी को सेल किए, हम लोग को ऐसे ही मिल गया। तो ऐसे ही कैसे मिल गया, किस फॉर्म में, वो हम लोग को एज अ गिफ्ट मिलता है, ठीक है, एज अ गिफ्ट मिल गया, ठीक है, चैरिटी मिल गया, ठीक है, डोनेशन के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो ऐसा इनकम जो हम लोग अर्न नहीं किए हैं तो बोलते हैं अनअर्नड इनकम, ठीक है, वो हो गया ट्रांसफ़र पेमेंट। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, गिफ्ट हो गया, डोनेशंस हो गया, पेंशंस हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गया, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंक्लूड क्यों नहीं करते, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ उसकी वजह से जो हम लोग को रिसोर्सेज मिला उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट में हम लोग तो कुछ भी वैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ नहीं किए, हम लोग कुछ भी अर्न नहीं किए, हम लोग को बिना रिसोर्सेज को यूज़ किए हुए पैसा मिल रहा है, एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है। तो इसको पाने के लिए हम लोग कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं किए ना, तो इसीलिए हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट को नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं। However, transfer payment are included in the personal tax and taxable. पर्सनल वेल्थ में हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड करते हैं और इसमें टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यही बता रहे थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं, ठीक है, हु टर्म्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट का बेसिकली 2 कंडीशंस होता है। फर्स्ट है ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। एक चीज़ यहाँ नोटिस करना है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन इंडिया, जो इंडिया में रहता है, जनरली रहता है। तो इंडिया में तो दोनों रहते हैं, इंडियंस इंडियन सिटीज़न और फॉरेन सिटीज़न भी, ठीक है। तो दोनों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो इंडिया में जनरली रिसाइड्स करते हैं। ये सिटीजनशिप से काफ़ी डिफरेंट है, ये याद रखना है, यहाँ पे दिया भी होगा। अब एक यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, अ पर्सन रिसाइडिंग फॉर 1 or more ईयर इज कंसिडर्ड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पहले जो बताएं, ये हो सकता है एज कोई फॉरेनर हो, वो 1 ईयर या उससे ज़्यादा इंडिया में रिसाइड करता हो, इंडिया में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो, वो हो सकता है सिटीज़न हो या ना हो, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता हो, तो वो इन एक नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होगा, ठीक है, वो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होगा। अ पर्सन, नेक्स्ट है, अ पर्सन हैज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया इफ़ ही कैरीज आउट हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अगर एक रेसिडेंट का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कैसे करता है, अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक प्रोडक्शन, ठीक है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट में कुछ और इंक्लूड होते हैं, कुछ और लोग, ठीक है, जो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियंस इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी अब्रॉड। इंडियन एम्बेसी जो अब्रॉड में लोकेटेड है, एग्जांपल यूएस में, ठीक है, तो वहाँ कुछ इंडियंस वर्क करते होंगे, ठीक है, इंडियंस वर्कर्स होंगे, लेकिन वो पार्ट होंगे इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट का, ठीक है, इसको याद रखना है। जो इंडियन वर्कर्स हैं, जो इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन लैंड में रहते हैं, काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इंडियन रेसिडेंट का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स में नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन इंक्लूड होते हैं, फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। ये बताएं, एक नॉर्मल रेसिडेंट का सिटीजनशिप से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी सिटीज़न चाहे वो फॉरेनर क्यों ना हो, अगर मोर देन 1 ईयर इंडिया में रिसाइड्स करता है, ठीक है, तो इंडियन का पार्ट होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, ठीक है। अगर कोई फॉरेन सिटीज़न इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, स्टडी पर्पज से है, तो वो जनरली नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये इसका एक एग्जाम क्या बोले, इसका ये एक एक्सक्लूजन है, ठीक है, एग्जाम्सन एक, ठीक है। हो सकता है वो फॉरेनर इंडिया में मोर देन 1 ईयर रिसाइड्स करता हो, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी पार्ट हो, लेकिन उसका जो मेन पर्पस है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है,
स्टडीइंग है, ठीक है, तो वो उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करते हैं, इवन दे स्टे फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और नॉर्मल रेसिडेंट में कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसमें है फॉरेनर्स, जस्ट अपोजिट है उसका, इंडियन एम्बेसी, फॉरेनर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज, ठीक है, इंडियन एम्बेसीज है, वहाँ इंडियन वर्कर्स भी होंगे, फॉरेनर वर्कर्स भी होंगे, लेकिन इंडियन वर्कर्स को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं, लेकिन फॉरेन वर्कर को नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग नहीं बोलते। चलिए नेक्स्ट है, फॉरेनर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ WHO, IMF, और या और भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN ऑफिस, ठीक है, UN ऑफिस में वर्क करते होंगे, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर उसको अच्छा से समझें तो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है जैसे कि UN, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो सिचुएटेड है इंडिया में, कोई उसका ब्रांच, ठीक है, या सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में लोकेटेड है, वहाँ कुछ फॉरेन वर्कर्स होंगे, वो फॉरेन वर्कर्स इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, एम्बेसडर ऑफ अदर कंट्रीज पोस्टेड इन इंडिया, फॉरेन एम्बेसीज हैं, वहाँ फॉरेन एम्बेसडर्स होंगे इंडिया के लिए, तो उसको हम लोग इंडियन रेसिडेंट्स में काउंट नहीं करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर पीरियड लेस देन 1 ईयर, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, और लेस देन 1 ईयर इंडिया में रिसाइड्स कर रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए, तो उन्हें भी हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करते, ठीक है। अब आर जस्ट फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आ चुका है और मे बी आगे भी आएगा, रियल GDP वर्सेस नॉमिनल GDP। तो इसको समझने के लिए से पहले हम लोग एक बार फिर से देखते हैं ये GDP क्या होता है, ठीक है, GDP तो GDP वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अगर हम लोग GDP कैलकुलेट करें जनरली सपोज 2024 का, और इसका सपोज वैल्यू आया 2000 करोड़, ठीक है, एग्जांपल में, और 2025 का कैलकुलेट किया गया, तो सपोज इसका वैल्यू आया 4000 करोड़, तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है 2024 ईयर में जो इंडियन GDP का वैल्यू था 2000 करोड़ था, और 2025 में इसका वैल्यू 4000 करोड़ हो गया। तो यहाँ जो डिफरेंस ऑफ ग्रोथ रेट है वो 2000 करोड़ का है, तो हमारा GDP ग्रो किया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट हुआ। लेकिन और इसको डीपली अगर देखा जाए तो हो सकता है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 2024 और 2025 का सेम था, ठीक है, सेम। तो डिफरेंस क्यों हो सकता है, ये डिफरेंट बस इस वजह से हो क्योंकि 2024 एक नॉर्मल ईयर था, लेकिन 2025 कुछ रीजंस के कारण इस ईयर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स महंगाई 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और इसी महंगाई के बढ़ने के कारण हमारा जो GDP का वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गया, काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, 4000 करोड़ हो गया। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो तो सेम ही है दोनों ईयर का। तो इसी इसी अगर महंगाई को एडजस्ट करें तो हमें पता चलेगा क्या कि दोनों का जो प्रोडक्शन है वो सेम था, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज बोथ ईयर वेयर एक्चुअली इक्वल, लेकिन जो डिफरेंस है वो किसके कारण आ रहा था, इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण। तो यही इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अगर हम लोग GDP का वैल्यू निकालें तो हम इसे कहते हैं रियल GDP, ठीक है। यहाँ ये दिया हुआ भी है, रियल GDP इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी इन एन गिवन ईयर, ठीक है। यहाँ हम लोग इसमें एक बेस ईयर को लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 2011 से 12, इसको एक बेस ईयर लिया जाता है।
क्योंकि ये स्टेबल ईयर था, ठीक है। और अभी एक आईएमएफ का रिपोर्ट आया था जिसमें उसने इंडियन जो नेशनल इनकम निकालने का जो मेथड है उसको क्रिटिसाइज़ किया था। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बहुत ही ओल्ड बीसीए का यूज़ कर रहे हैं, 2020 11 टू 12। इसको अपडेट करने के लिए आईएमएफ बोला था। नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी कुछ नहीं है, बस ये वही है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। इसमें हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वो करंट ईयर के बेसिस पे निकालते हैं, करंट ईयर, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस। और इसका निकालने से क्या होता है, हो सकता है इसमें हम लोग इसमें इन्फ्लेशन का इंक्लूजन हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रू पिक्चर हम लोग के सामने जीडीपी का नहीं आ पाता, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, द फाइनल एंड वैल्यू ऑफ चेंजेस एवरी ईयर ड्यू टू रीजंस सच एज चेंज इन एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चेंजेस इन प्राइस। चेंजेस इन प्राइस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन के कारण भी हो सकता है वैल्यू को डिफरेंट आए, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो डिफरेंट ज़्यादा ना हो। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ हम लोग करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो एक्चुअल डिफरेंस है उसको निकालने के लिए। हम लोग का जो नॉमिनल जीडीपी होता है और रियल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इंक्लूजन होता है और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को अगर हटा दें तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना ज़्यादा डिफ्लेट कर गया, ठीक है, कितना ज़्यादा राइज हो गया। तो उसी को निकालने के हम लोग यूज़ करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी हमारा कितना डिफ्लेट हो गया इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फार्मूला भी है जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, रियल जीडीपी होता है जो बेस ईयर के प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। नॉमिनल जीडीपी इज नथिंग बट जीडीपी एट करंट प्राइस, रियल जीडीपी इज नथिंग बट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर के प्राइस पे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं बेस ईयर क्या होता है। तो बेस ईयर एक ऐसा स्टेबल ईयर होता है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबल ईयर जहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ना पड़े, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेस ईयर का यूज़ करते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू बेस ईयर। क्यों बेस ईयर में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि हम लोग को इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को हटाना है, हम लोग को देखना है रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या इम्पैक्ट हो रहा है अगर हम लोग करंट इन्फ्लेशन को हटा दे तो, ठीक है। अभी जो बेस ईयर है यूज़ हो रहा है 2020 टू 2012 वाला, ठीक है। तो इसको आईएमएफ क्रिटिसाइज किया था, इसको अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं। गवर्नमेंट प्रपोज किया चेंज करने के लिए ये ईयर। जीडीपी डिफ्लेटर को क्यों प्रीफर किया जाता है रियल जीडीपी कंप्यूटेशन में, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये इंडेक्सेस है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक चीज़ देख लेना हम लोग को यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, ठीक है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिटेल कंज्यूमर। जितना भी अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज है कंज्यूमर के लिए वो सारा कंज्यूम नहीं होता है, तो हम लोग को सही वैल्यू नहीं मिलता है। और एक और चीज़ है कि जो सीपीआई में हम लोग सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं और वही डब्ल्यूपीआई में होलसेल में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। WPI इज नॉट प्रिफर्ड बिकॉज सर्विसेज इज नॉट कंसिडर्ड हेयर, ठीक है। WPI कंसिडर्ड इंटरमीडिएट होलसेल प्राइस नॉट द फाइनल प्राइस। हम लोग जीडीपी निकालने के लिए क्या चाहिए? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल जीडीपी। इससे एक बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या है? पोटेंशियल जीडीपी
पोटेंशियल जीडीपी नाम ही में देख रहे हैं, ये अब शो कर रहा है पोटेंशियल को, ठीक है, पोटेंशियल को, ठीक है। एक एक इकोनॉमी का क्या पोटेंशियल है अगर सारे रिसोर्सेस, ऑल रिसोर्सेस, ठीक है, ऑल रिसोर्सेस का फुल्ली एफिशिएंट यूज़ किया जाए, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वे में अगर सारे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए तो हम लोग प्रोडक्शन रेट को किस हाईएस्ट लेवल पर ले आ सकते हैं, प्रोडक्शन रेट को, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और इकोनॉमी हाईएस्ट पॉसिबल वे में ग्रो कर रहा है। तो उस अजम्पशन या सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल जीडीपी। जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है एक इकोनॉमी का ग्रो करने का, उस कैपेबिलिटी को वो अचीव कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यही दिया हुआ है यहाँ पे। हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है जीडीपी गैप। जीडीपी गैप क्या है ये बताया, पोटेंशियल, पोटेंशियल जीडीपी एक कंडीशन जहाँ पे हम लोग सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं और हमारा इकोनॉमी हाईएस्ट पॉसिबल वे में ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल जीडीपी। लेकिन अगर एक्चुअल कंडीशन देखें, इसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी एक्चुअल में इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रहा है और हमारा पोटेंशियल क्या ग्रो करने का, तो यही डिफरेंस को पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं जीडीपी गैप। गैप को दिखा रहा है हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, हम लोग का पोटेंशियल क्या है और एक्चुअल हम लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं जीडीपी गैप। यहाँ पे दिया हुआ है जीडीपी गैप डिपेक्ट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। फैक्टर जो अफेक्ट करता है पोटेंशियल जीडीपी को, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल यूज़ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टडी करेंसी। चैलेंजेस क्या है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जनरल इनक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड प्रोडक्शन मेथड, या नीड ऑफ यूजर फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। ये कुछ कैलकुलेशंस है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल इनकम कैसे निकाले, जीडीपी से कैसे निकाले, इसका डेफिनेशन और उसका कुछ मेथड्स दिया हुआ है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसा यूपीएससी अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, इसको हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। जैसे कि जीडीपी एमपी, हम जीडीपी एमपी है, हम लोग को दिया हुआ है जीडीपी एफसी। एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एमपी निकालना है, दिया हुआ क्या है, फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो अब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, NIT को ऐड कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो निकल जाएगा हमारा जीडीपी एमपी। ऐसे ही बहुत सारे कैलकुलेशन दिए हुए हैं, इसको चाहे तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है अदर वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम्स, ठीक है, इससे हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल इनकम को। तो पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड इंक्लूडिंग करेंट ट्रांसफ़र। एक हाउसहोल्ड या इंडिविजुअल अगर अपना लेबर ऑफर करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा, लैंड ऑफर करेगा तो उसको रेंट मिलेगा। ऐसे ही और भी कुछ फैक्टर्स, वो अगर रिसोर्सेज को यूज़ करता है तो उसको कुछ रिसीव इनकम मिलेगा, ठीक है, इस और अदर वर्ड्स इन टाइटल पे मिलेगा इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। तो जो भी वो अर्न किया, और प्लस इसमें और एक और ऐड करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट को, इनकम वो जो रिसीव किया प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, उसको कुछ रिसोर्सेस या फिर कुछ गुड्स एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट मिला, ठीक है, चैरिटी मिला, ठीक है। तो ये इनकम रिसीव्ड प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है वो है पर्सनल इनकम, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड इंक्लूडिंग करेंट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कॉरपोरेशन। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है तो वो पर्सनल इनकम में ऐड नहीं होगा। नेट इंटरेस्ट माइनस
पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ वहाँ कुछ पेमेंट करना होगा तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। पर्सनल इनकम और डिविडेंड इनकम को भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो इट इज़ अ कंसेप्ट रिलेटेड टू रिसीप्ट ऑफ इनकम। जो इनकम रिसीव किया गया इंडिविजुअल को, क्यों रिसीव किया गया, को क्यों अपना लेबर ऑफर किया, लैंड ऑफर किया या कुछ सर्विसेज ऑफर किया, तो उसको उसके लिए जो इनकम रिसीव हुआ उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो हम लोग जनरेशन ऑफ वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अदर वर्ड में बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम यहाँ हो रहा है, तो ये हो गया नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम इंक्लूड बोथ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर रिसीट्स। फैक्टर इनकम बताएं, फैक्टर्स अपना कुछ कुछ सर्विसेज लैंड ये सब को दिया, तो उसके लिए जो रिसीट मिला उसको इसमें इंक्लूड करते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्या हो गया, गिफ्ट्स हो गया, डोनेशंस हो गया, चैरिटी हो गया। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स को हम लोग इंक्लूड किस में नहीं करते, नेशनल इनकम में। गिफ्ट्स, चैरिटी, डोनेशंस को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये अर्न इनकम है। जिस इनकम को हम लोग अर्न नहीं किए उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज इंक्लूडेड, यहाँ इंटरेस्ट जो नेशनल डेट में जो इंटरेस्ट है उसे पर्सनल इनकम में हम लोग जोड़ते हैं, और इसको हम लोग नेशनल इनकम लेकिन नहीं जोड़ते। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, क्योंकि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, इंडिविजुअल के पास नहीं आया है। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भले ही इंडिविजुअल तक नहीं पहुंचा है लेकिन वो नेशनल इनकम का पार्ट है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम हमारे पास डिस्पोज करने के लिए अवेलेबल है, इसमें हम लोग टैक्सेस को इंक्लूड कर देते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड कर देते हैं। कहीं डोनेट करना है, चैरिटी करना है, तो उसको एक्सक्लूड करने के बाद और टैक्सेस को भी एक्सक्लूड करने के बाद जो इनकम हमारे पास डिस्पोजेबल के फॉर्म में अवेलेबल है, या जो हमें हमारे पास एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी है, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, इज द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। इसको याद रखना है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में उसको ऐड नहीं करते। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम लोग ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट को ऐड नहीं करते। नेक्स्ट है वही वाला जो फार्मूला बताए थे, जीडीपी एनपी निकालने वाला। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ठीक है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल टू ऑल कंट्री एज अ होल, लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल लेवल पे एक हाउस होल्ड का हो सकता है या फिर इंडिविजुअल का हो सकता है, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। NFI ये बताएं वही। और इसमें क्या है, इट इज़ इनकम रिमेनिंग इंडिविजुअल आफ्टर पेइंग द, अपना जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के बाद जो इंडिविजुअल पास डिस्पोज करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है या इनकम अवेलेबल है, वो हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एस्टिमेट्स इसको खुद से पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम और जीडीपी, जनरली 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, या इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। सेकंड मेथड है इनकम मेथड, थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। फर्स्ट पढ़ना हम लोग को प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग वैल्यू एडिशन को देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, वो वीट प्रोड्यूस किया, सपोज उसका वैल्यू 20 रुपीज़ है, वो सप्लाई किया फैक्ट्री में और उसका बन गया ब्रेड, और उसका जो ब्रेड का वैल्यू वो निकला 50 रुपीज़, ठीक है। वैल्यू एडिशन हो रहा है, ये फार्मर वीट दिया रॉ मटेरियल, वैल्यू 20 रुपीज़, सप्लाई किया फैक्ट्री को, फैक्ट्री उसका बना दिया ब्रेड और जिसका वैल्यू हो गया 50 रुपीज़। तो इसमें हम लोग निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड का कैसे यूज़ करते हैं,
मतलब इसमें हम लोग को यूज़ करना है वैल्यू एडिशन क्या हुआ, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू बना वो 50 रुपीज़ का ब्रेड का, लेकिन इसमें हम लोग माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो स्टार्टिंग में फार्मर प्रोड्यूस किया था उसका वैल्यू कितना था 20 रुपीज़ का, ठीक है। फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया 30 वो निकल गया, ठीक है। इनकम वो निकल गया और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन ऑफ 30 रुपीज़, ठीक है। यहाँ ये दिया हुआ भी है अच्छे से। Under this method, gross value added a difference between value of output and intermediate consumption, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, आउटपुट जो बताया था एग्जांपल में ब्रेड 50 रुपीज़ माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स में सारा सेक्टर का हम लोग इंक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है इसको बताए थे हम लोग। इंटरमीडिएट कंजप्शन रेफर्स टू इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्यों? डबल काउंटिंग ना हो। अगर उस वीट को हम लोग वैल्यू दोबारा ले लेंगे और ब्रेड वाला में भी जोड़ देंगे तो 50 + 20 70 हो जाएगा, 50 + 20 70 हो जाएगा, ये तो गलत है। जबकि हम लोग वीट को पहले इंक्लूड कर चुके हैं जिसका वैल्यू कितना था, उसका वैल्यू था 20 और फाइनल ब्रेड का वैल्यू था 50। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करने के बाद कितना आया था 30, ठीक है। Following goods and services are included in national income. Goods and services sold in market to earn profit, इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं इस मेथड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड नॉट सोल्ड बट सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, फ्री लंच एग्जांपल। नेक्स्ट है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, इसको भी इंक्लूड करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट को भी इंक्लूड करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट मीन्स सपोज आप किसी घर में रह रहे हैं, अगर आप उस घर में नहीं रहते उस पर रेंट देना पड़ता है किसी और को, तो आप किसी और से रेंट नहीं ले रहे हैं और खुद रह रहे हैं, तो वो जो कॉस्ट उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय एंड यूज्ड बाय द सेम पर्सन, ठीक है, देन द रेंट इज एक्चुअली नॉट पेड बाय हिम, ठीक है। दैट्स नेशनल रेंट टर्म दैट इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है। इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और क्या इंक्लूड इसमें नहीं होता है? इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वाटर, एयर या नॉन इकोनॉमिक गुड्स यहाँ पे हैं। सेकेंड हैंड गुड्स को भी इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन को भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड किस लिए नहीं करते? ट्रांसफ़र पेमेंट में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, हम लोग को ये फ्री में मिल रहा है एज अ गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। कैपिटल गेंस को भी हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, इसको समझते हैं। हम लोग को कोई भी रिसोर्स या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है। कैपिटल चाहिए होगा क्या करने के लिए? आउटपुट करने के लिए या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जितना कैपिटल हमारा कम होगा, लो कैपिटल, ठीक है, लो कैपिटल या लो रिसोर्सेस में हम लोग को अगर मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू मिले तो वो उतना बेहतर होता है। इसका अपोजिट, अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस, ठीक है, टू रिसोर्सेस या टू मच कैपिटल लग रहा है कुछ ही आउटपुट करने के लिए या फिर कुछ ही प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये बैड है, ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। जो कैपिटल का क्वांटिटी, ठीक है, हम लोग को गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या आउटपुट करने के लिए लग रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो अगर जितना कम कैपिटल लगेगा वो उतना बेहतर होगा। लो कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल, क्यों? क्योंकि लो रिसोर्सेज लगेगा, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा तो ये हमेशा बेहतर है, किसी के लिए भी अच्छा है। और अगर इसका अपोजिट हाई कैपिटल लग रहा है, लो आउटपुट है, लो प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये बैड है, ठीक है। यहाँ इसको अच्छा से बताया भी गया, इकोनॉमी विथ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो विल स्लगिश, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्स लग रहा है कुछ ही सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये बैड है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट बेसिक प्राइस का। तो बेसिक प्राइस को यहाँ पे बताया गया है,
यहाँ पे देखते हैं हम लोग बेसिक प्राइस क्या है, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, ठीक है, जीडीपी बीपी, ठीक है, और जी भी है फैक्टर कॉस्ट। तो इसको फैक्टर कॉस्ट को हम लोग को बेसिक प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम लोग को नेट प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करना होगा। नेट प्रोडक्शन टैक्स है वो प्रोडक्ट टैक्स से डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट टैक्स क्या हो गया, प्रोडक्ट टैक्स हो गया आपका जीएसटी या और भी इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी ये सब लगते हैं, वो प्रोडक्ट टैक्स है। ये नहीं, हम लोग क्या जोड़ना है, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो लगा, जो टैक्स हम लोग को देना पड़ता है एज अ फॉर्म में गवर्नमेंट को, जैसे कि एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ गया, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, कुछ पेपर वर्क का कॉस्ट हो गया, ठीक है, या लैंड का भी कुछ एग्जांपल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन फ़ी, इन सबको इंक्लूड करते हैं किसमें, फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, किसको, प्रोडक्शन टैक्स को, प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है, नॉट प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है। इसको अगर फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा बेसिक प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनकम मेथड। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। अंडर दिस मेथड फैक्टर्स इनकम ऑफ ऑल द थ्री मेजर हेडर्स आर एडेड। इसमें क्या क्या जोड़ते हैं, सीओई को हम लोग ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस को ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट आता है, और इसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में आता है वेजेस सैलरीज एम्प्लॉयज, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड्स या स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट है एमआई या फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों ऐड करने के बाद सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई हम लोग को मिल जाता है नेशनल इनकम मेथड से, ठीक है। इसी को थोड़ा एलेबरेट यहाँ पे किया गया तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं। एनडीपी एफसी वही बताएं, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ठीक है। आइटम्स इंक्लूडेड इन द इनकम मेथड आर कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर का जो कमीशन है उसको ऐड करते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आल्सो इंक्लूडेड, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं करते हैं, विनफुल गेन। विनफॉल गेन्स क्या हो गया, लॉटरी अचानक से जो मनी आ गया वो, डेट ड्यूटी, ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स बताएं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इन अ कंट्री इनकम इज अर्नड आइदर स्पेंट ऑन कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज और सेव्ड और इन्वेस्टेड, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम लोग इसमें नेशनल इनकम निकालना है तो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं PFCE, GFCE, GDCF, X-M। अब इसको बताते हैं, ये PFC हो गया पर्सनल लेवल पे जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंडिचर हुआ, पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, पर्सनल लेवल पे एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है GFC, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया, पर्सनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस GDCF, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट जो टोटल इकॉनमी में हुआ, ठीक है, प्लस X-M, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आया है, टोटल इंपोर्ट हम लोग की ज़्यादा किए, एक्सपोर्ट ज़्यादा किए, उसको भी इंक्लूड करने के बाद हमारा नेशनल इनकम आ जाता है, ठीक है। फिर से पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर किया, प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट जो इकॉनमी में हुआ, प्लस जो नेट हमारा वैल्यू है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसको ऐड करने के बाद नेशनल इनकम आ गया। ये किसके थ्रू आया, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसी को यहाँ अच्छे से बताया गया। इसमें क्या इंक्लूड होता है, पर्सनल कंजप्शन इंक्लूड होता है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, गवर्नमेंट जो फाइनल
कंजप्शन करती है, ठीक है। इंक्लूड क्या नहीं करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन सेमी फिनिश्ड गुड को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स को भी एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं करते, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल नेशनल इनकम को सपोज हम लोग करते हैं, नेशनल इनकम हमारा है 1000 सपोज एग्जांपल, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन हमारा है 100, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड कर दें नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से, कितना आया 10। इसका मतलब हुआ जो 10 रुपीज़ है वो एवरेज इंडिविजुअल अर्न करता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल पर देखें तो एवरेज क्या आ रहा है 10 रुपीज़, ठीक है। ये कैसे निकला, जो नेशनल इनकम का वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से, तो हमारा क्या निकल गया, एवरेज एक इंडिविजुअल क्या अर्न कर रहा है, ठीक है, पर कैपिटा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम पर पर्सन क्या अर्न कर रहा है एक इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इसको निकालने का फार्मूला बता दिए। इसका निकालने का फार्मूला जो नेशनल इनकम है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये मेंस का टॉपिक है, क्यों नेशनल इनकम को मेजर करना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल इनकम क्वांटिफाई द इकोनॉमिक ग्रोथ का एक क्वांटिफाइड वैल्यू हम लोग को मिल जाता है, जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इजी होता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी। हमारा जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है वो क्या हो सकता है, उसको समझने में हेल्प करता है। इनक्वालिटी को दूर करने में, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स पॉलिसी क्या होना चाहिए उसको से मतलब फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। हेल्प कॉर्पोरेट सेक्टर टू प्लान देयर बिजनेस एक्टिविटी। फिगर आउट द आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, डिफ्लेशन क्या चल रहा है। हेल्पिंग कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ लिविंग पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है नेशनल इनकम का, डज नॉट मेजर द सोशल वेलफेयर। ये सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देखता है, सोशल वेलफेयर क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी कैसा है, जेंडर पैरिटी इस सोसाइटी में कैसा है, इसको वही नहीं देखता है, ठीक है। डज नॉट कैप्चर द नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। बाटा सिस्टम, कुछ इंडिया का डीप विलेज में बाटा सिस्टम के थ्रू भी हम लोग मार्केट को चलाते हैं, लेकिन इसमें जो नेशनल इनकम है वहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, बाटा सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते जो एक्टिविटी ट्रांजेक्शन होता है। डज नॉट इंक्लूड द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी इन्वायरमेंट में, इसको ये इंक्लूड नहीं करता है। एक और है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम्स कैन लीड टू इनॉर्मस रिजल्ट, ठीक है। कुछ एक्सक्लूजन और कुछ इंक्लूजन करने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे कि जो इंडियन वुमेन है वो डोमेस्टिक लेबर करती है या हाउस होल्ड एक्टिविटी करती है, तो उन्हें हम कंपनसेट नहीं करते मॉनेटरी फॉर्म में, ठीक है। तो उनका जो वैल्यू है लेबर का, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। इसकी वजह से हमारा नेशनल इनकम में बहुत ही बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और कुछ नेक्स्ट है चैप्टर समरी, इसको खुद से देख लेना। अब कुछ PYQ सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट पर कैपिटा GNP डू नॉट कैनोट इनटू अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा पर कैपिटा हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इफ़, अगर, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के पेस को मैच नहीं कर पाता, तो इससे पर कैपिटा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर कैपिटा बताए थे एवरेज इंडिविजुअल का क्या इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट, सेम है। एग्रीकल्चर जो ग्रोथ सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को मैच नहीं कर पा रहा है, इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हायर पर कैपिटा को अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आंसर है। इम्पोर्ट ग्रीव फास्टर देन एक्सपोर्ट, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट आउटपुट,
हाई सेविंग इकोनॉमी है, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट, सेविंग इकोनॉमी के बावजूद अच्छा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज नहीं ला रहा है। क्यों? रीज़न इसका वीक एडमिनिस्ट्रेटिव, वन ऑफ द रीज़न, नॉट मेन, ठीक है। इलिटरेसी कैन बी रीज़न, नॉट द मेन। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वन ऑफ द रीज़न हो सकता है लेकिन उतना इम्पैक्टफुल ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, यही आंसर पे सूट कर रहा है। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हाई कैपिटल लग रहा है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। हमसे क्या अच्छा होता है? लो कैपिटल आउटपुट, लो कैपिटल पे मैक्सिमम आउटपुट अचीवमेंट हो, ठीक है, ये बेटर होता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इम्पोर्ट कवर। बहुत ईजी है ये। इम्पोर्ट कवर यहीं पे लिखा हुआ, कवर जो कॉस्ट, जो रिसोर्सेज, जो मनी हम लोग को इम्पोर्ट को कवर करने में हेल्प करेगा वो होता है इम्पोर्ट कवर। ऑप्शन ए क्या है? रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू जीडीपी ऑफ कंट्री, नहीं। नेक्स्ट है टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इन आवर कंट्री, ये भी अच्छा से टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रेशियो बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये भी नहीं। नंबर ऑफ मंथ इम्पोर्ट दैट कुड बी पेड कवर बाय कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व रिसोर्स मनी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मीन्स जो इम्पोर्ट को कवर करे, इम्पोर्ट को कवर करने के लिए हेल्प करे पेमेंट में, वो रिजर्व, वो रिसोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट कवर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, रेट ऑफ रियल जीडीपी स्टेडली इंक्रीज। रियल जीडीपी क्या होता है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी स्टेडली इंक्रीज, ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी ईयर में कुछ क्राइसिस आ जाए, जैसे 2020 में कोविड आ जाए, उस समय जो रियल जीडीपी वो डाउन कर जाए, ठीक है, तो ये बहुत चांसेस हाई है कि ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी मार्केट प्राइस स्टेडली इंक्रीज। मार्केट प्राइस क्या शो करता है? जो गुड्स मार्केट रेट पे अवेलेबल है। मार्केट रेट हो सकता है ईयर बाय ईयर पे बेसिस पे बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो गुड्स का रेट है मार्केट लेवल पे वो इंक्रीज़ होता है। तो बहुत ऐसा चांस है कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो स्टेडली इंक्रीज़ करे ईयर बाय ईयर। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेगुलरली इंक्रीज़ करता है, ठीक है, बहुत ऐसा चांस है। तो ऑप्शन इसका आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री एक्स विल नेसेसरली अकर, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री का जरूर से होगा। क्यों? अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होगा इन वर्ल्ड इकॉनमी, नॉट नेसेसरली वर्ल्ड इकॉनमी में हो सकता है टेक्निकल प्रोग्रेस हो, लेकिन आपके डोमेस्टिक कंट्री में वो टेक्निकल प्रोग्रेस अभी ना आया हो, तो ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ, यही भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है सारा पॉपुलेशन आपका स्किल्ड ना हो, ठीक है, सारा आपका यूटिलाइज इफिशिएंटली ना हो, सारा एम्प्लॉयड ना हो, तो कहाँ से कंट्रीब्यूट करेगा? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कैपिटल फॉर्मेशन, डेफिनेटली कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ सेक्टर पे, तो हमारा पॉपुलेशन भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन पेस भी अच्छा होगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये ऑप्शन अच्छा से डिपिक्ट कर रहा है किसको? अगर कंट्री के नेशनल ग्रोथ को बढ़ाना है। वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड ट्रेड अगर वर्ल्ड इकॉनमी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेशनल इनकम ऑफ अ गिवन पीरियड इक्वल टू। नेशनल इनकम का डेफिनेशन पूछा गया, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और टोटल वैल्यू नहीं, मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, ऑप्शन गलत। सम ऑफ टोटल कंजप्शन, ये भी नहीं। सम ऑफ पर्सनल इनकम, नहीं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये बेस्ट डिफाइन कर रहा है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको बोलते हैं नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी कंटेस्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है पूछा है। द जीडीपी ग्रोथ रेट स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर, स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर, स्टेडली टर्म जहाँ यूज़ करता है यूपीएससी वो गलत होता है, स्टेडली इंक्रीज क्यों ना करें? हो सकता है कुछ इशू आ जाए, कुछ कोविड आ जाए, कुछ क्राइसिस आ जाए, ठीक है। पर्सनल इनकम स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है, ये यहाँ भी टर्म स्टेडली दिया हुआ है, तो ये गलत होगा। स्टेडली बहुत मैक्सिमम ऑप्शन जहाँ पे गलत होते हैं, ठीक है। पर्सनल इनकम हो ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
which of the following can aid in furthering the government objective इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव हेल्प करेगा? ठीक है, ऑप्शन क्या है? करेक्ट पूछा है. ये बहुत ही ब्रॉड है. कैन कर सकता है, पॉसिबिलिटी. तो इसको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना बहुत ही हार्ड है. तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि सारे ऑप्शन सही होंगे. प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करेगा. हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर प्रमोट होंगे तो वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में और इंक्लूसिव ग्रोथ होगा. ऐसा एमएसएमई को प्रमोट करेंगे तो भी इंक्लूसिव ग्रोथ होगा. इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन होगा तो भी होगा. ठीक है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी. ये थोड़ा फैक्चुअल है. जीडीपी इंक्रीज बाय 4 times लास्ट दिस ईयर. परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर जीडीपी डिक्लाइन इन लास्ट 10 years. ठीक है, ये फैक्चुअल है क्वेश्चन. तो इसमें जो ऑप्शन 2 है ये सही है, ये 1 गलत है. ऑप्शन आंसर इसका बी है. ठीक है, तो ठीक है, ये इसका आंसर देख लीजिएगा. ये मेंस का पीवाईक्यू है, इसको यहाँ पे नहीं करेंगे. ये रिवीजन हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं. ठीक है, तो ठीक है, तो यूनिट 1 पूरा हुआ आज का. मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए.